चलिए, तो हम पिछले 2-3 दिनों से क्वेश्चन आंसर सेशंस कर रहे थे। आज तो कोई क्वेश्चन वाला नहीं है, किसी को क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं तो हम थोड़ा सा आज आज मैं क्वेश्चंस का रूट कॉज ही खत्म करने के लिए आया हूँ, ताकि सारे क्वेश्चंस का कारण बता दूं है ना। नहीं तो क्या होगा, फिर पता चला कि 1 साल चल रहा है क्वेश्चन आंसर सेशन, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये दुनिया बड़ी गजब की है, इसमें ना कुछ भी खत्म हो सकता है, बस सवाल खत्म नहीं हो सकते हैं, हाँ या ना। ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जीवन है तो रोज सवाल है, ये पूरी जिंदगी ही क्वेश्चन आंसर्स के इर्द गिर्द घूम रही होती है। ठीक है सब मानते हैं बात। अच्छा, फिर भी लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके दिल पे कोई बोझ रह जाए। कोई ऐसा तो नहीं बैठा है जिसको क्वेश्चन है, पूछना चाहता है और उसको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन बता दे तो थोड़ा सा मेरे को तसल्ली हो जाए, मैं फिर पूरे दिल से बैठ पाऊं। अच्छा देखो, क्वेश्चन पूछने वालों को तो वीडियो कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा। हम जिनके वीडियो कैमरा ऑन नहीं होते उनका तो कुछ, ये रागिनी कुमारी जी का तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं है। इनको कोई मैसेज करके बताइए कि भाई आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं, आपको आवाज ही नहीं आ रही होगी, शायद इसीलिए वो हैंड रेस कर रहे हैं। यस, किसी और के मन में कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा, आप सभी जो वीडियोस हम डालते हैं उनको सुनते हैं वापस दोबारा से? कौन कौन सुनते हैं? दिव्या वेलनेस चैनल पे जाके कौन कौन सुनता है? कुछ ही हाथ उठ रहे हैं, उन्हें सुना करिए, क्योंकि जब आप उन्हें सुनेंगे ना, तब आपकी जो क्लैरिटी नहीं भी रही होगी, कहीं ध्यान डाइवर्ट भी हुआ होगा, तो आपको फिर से जवाब मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो क्वेश्चन बिहाइंड क्वेश्चन आप कुछ और भी चीजें पूछे, क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव कहता है, जितना क्लैरिटी ऑफ नॉलेज होगी ना आपको, उतना अच्छा मेडिटेशन होगा आपका। क्योंकि मेडिटेशन के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हमारे थॉट्स में क्लैरिटी हो, है ना। मेडिटेशन कोई रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है, केवल आराम करने की प्रक्रिया नहीं है, केवल थोड़ा सा मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है। बेसिकली मेडिटेशन जो है वो आपके विचारों को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया है ना। वो विचारों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है और उन्हें शक्तिशाली करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपके साथ जो बात करने वाला हूँ आज मैं, सुनीता जी कोई क्वेश्चन है क्या? सुनीता जी का हैंड रेज है जी, सुनीता जी बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, बहन बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं आज दुनिया में, बेसिकली वो 3 चीजों पे बेस्ड है, तन की, मन की और धन की। एग्री सर आप? तन की, मन की और धन की। धन की, ओके, हाँ ठीक है ना। हाँ तो अगर यही हम अगर स्कूल लाइफ में बच्चों से डिस्कस करें हाँ कि जैसे आप आज जो चीज हम सीख रहे हैं उसको सीखने में लंबा प्रोसेस लग जाता है। वही चीज अगर स्कूलों में बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाई जाए तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, rather than जो चीजें हम आज सीखते हैं। देखो, आपका विचार हमें बहुत पहले पहुंच गया था सुनीता बहन। हम बहुत दिनों से स्कूलों में यही कोशिश करने पर लगे हुए हैं। एक्चुअली मैं तो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे स्कूलों में मैंने अपना प्रोजेक्ट पेश भी किया है, लेकिन अभी मुझे कहीं से मतलब जगह मिली नहीं है ना। जैसे आप कह रहे हैं, एक्चुअली हमें बिल्कुल ये लगता नहीं, और मुझे 100% विश्वास है, यदि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का या राजयोग हर एक विद्यालय के कोर्स का, करिकुलम का पार्ट बन जाए, तो इस धरती से मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की चरित्रहीनता लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनकी फाउंडेशन ही ऐसी बिल्ड हो जाएगी। लेकिन क्या है कि स्कूल कॉलेजेस की एक कुछ चीजें ऐसी लिमिटेशंस होती हैं, या आज इतना कमर्शलाइजेशन है कि जिसके अंतर्गत वो हमें अभी उतना वो नहीं दे रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं। मेरी तो कोशिश जारी है, कई स्कूलों को मेरे पास तो ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अगर मेरे प्रोजेक्ट को किसी स्कूल में लॉन्च कर दिया जाए तो मैं उस स्कूल की पूरी फाउंडेशन चेंज करने का दम रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों चीजों का एक एक्सपीरियंस है। मैं एक फिजिक्स का लेक्चर रहा हूँ, तो मेरे पास सब्जेक्टिव का भी पता है कि सब्जेक्ट्स कहाँ पर कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्टडीज कैसे की जाती हैं, और दूसरा ये भी पता है कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही होती। और सर सेकंड बात ये है कि स्कूल में जैसे आप बता रहे हैं लिमिटेशन है, मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, मुझे पता है लिमिटेशन है, बट सोचिए आप हमें पढ़ाते हैं, अगर हम उसको विजुअल इफेक्ट की तरह देखें, जैसे एक शॉर्ट मूवी बन गई, ताकि उसको वर्ड्स के थ्रू आगे हम जैसे पास करें, क्योंकि आज की डेट में लोग सुनना कम पसंद करते हैं।
तो मैं आपको एक बात और मेरी बता बात से एग्री होंगे। नहीं, आप टीचर, जैसे आप टीचर रहे हैं तो आप इस बात को एग्री करेंगे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, कभी भी शक्तिशाली चीजें जो आपको बड़ा बनाती हैं वे कभी अट्रैक्टिव नहीं होती, और जिनमें अट्रैक्शंस होते हैं या जिनको एंटरटेनिंग बना दिया जाता है वे कभी बहुत ज्यादा सिखा नहीं सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज भी आपकी पेपर बुक का रिप्लेसमेंट कोई और नहीं है। पेपर बुक से आप जितना लर्न करते हो कभी भी आप डिजिटल बुक से उतना लर्न कर ही नहीं सकते। उसके पीछे कारण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती हैं, आपकी आईज को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन पावर वीक हो जाती है। तो वहां से हो सकता है कि किसी लेवल पे उन विजुअल इफेक्ट की वजह से वो कुछ कुछ चीजें लर्न कर भी जाएं, लेकिन परफॉर्मेंस एबिलिटीज आने के टाइम पर उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका कॉमन सेंस वीक हो जाएगा, उनकी मेमोरी सही टाइम पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कभी क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। आप लोगों ने सुना है नहीं सुना पता नहीं, लेकिन खुद नारायण मूर्ति जी ने एक बार अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि आज जो क्वालिटी आईआईटी के थ्रू प्रिपेयर हो रही है वो क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी आज से कुछ वर्षों पहले हुआ करती थी। माना कि आज जो क्वालिटी है बच्चों की उतनी क्रिएटिव नहीं आ रही है उनके पास में जितनी क्रिएटिव आज से पहले आया करती। उसके पीछे रीजन ही ये था, बिकॉज वो मेहनत का युग था, हार्ड वर्क का युग था, वहां पे वो एक अंडरस्टैंडिंग थी। मैं यहाँ पे इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि नहीं आज ऐसा बहुत अच्छा हो गया। आप उठा करके देखिए, आज सुसाइडल कंडीशंस स्टूडेंट के केस में बढ़ गई हैं रादर देन पहले कोई भी व्यक्ति सुसाइड के बारे में सोचता भी नहीं था। आज लोग स्किल्ड तो हो गए होंगे, थोड़े से टेक्नोक्रेट भी हो गए होंगे, थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जा रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं उनका साहस कमजोर हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है, करेक्टर एक डाउनफॉल की ओर जा रहा है, और वो क्रिएटिविटी, वो कॉमन सेंस वीक हो रहा है। मैं खुद एक टीचर रहा हूँ और मैंने दोनों एक तरीके से दौर देखे हैं। लगभग वो दौर भी जब मैं पढ़ा करता था जब कुछ नहीं था, और आज जब मैंने इस दौर के बच्चों को पढ़ाया है 14 साल, तो दोनों दौरों में अंतर महसूस होता है, बहुत क्लियर कट अंतर महसूस होता है। आज हर कोई व्यक्ति रेडीमेड सामान में रेडीमेड हो चुका है, मतलब उसे सब कुछ रेडी चाहिए, वो बिल्कुल मेहनत करने का गुण खत्म होता जा रहा है। तो जैसा भी आपने कहा कि इनके वीडियोस बना दिए जाए, देखो बहुत अवेलेबल है वीडियोस, आप जाइए, भरा पड़ा है यूट्यूब, भरा पड़ा है सब पीस ऑफ माइंड और दुनिया भर की चीजें हैं। मैं आपको बता देता हूँ, राजयोग कभी भी इन चीजों से होगा ही नहीं। एक्चुअली हमने योग के महत्व को ही खत्म कर दिया है, हमने उन प्रक्रियाओं को ही खत्म कर दिया है जो इसकी ओरिजिनलिटीज हैं। हम लोगों को सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्सेस इंफॉर्मेशन से फीड कर रहे हैं, रादर देन उनको रियलाइजेशन पर ले जाने के, ताकि वे खुद चिंतक बन सके। ये समझना पड़ेगा प्यारे भाई बहनों। मैं आपको बहुत ये अनुभव से बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इस चीज को लेकर के, और मैंने देखा है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, और जब मैं देखता हूं लोगों के अपने काम करने की प्रक्रिया, उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी है ही नहीं। जरा सी बात में बिफर जाएंगे, जरा सी बात में, और वो सब देख रहे हैं। कोई बोलता है मैं 24 घंटे पीस ऑफ माइंड देखता रहता हूं, लेकिन उसके माइंड में पीस नहीं है, टोटली उसका पीस हर्टेड है। सो क्या फायदा हो रहा है वो पीस ऑफ माइंड देखने का। कोई बोलता है मैं 10 बार मुरलियां पढ़ रहा हूं, लेकिन वो मुरली की कौन सी चीज आपके अंदर जा रही है ना। इवन जैसे अभी स्कूलों के अंदर भी बहुत सारी प्रक्रियाएं करी जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, स्कूलों के अंदर ऐसे करके आप बच्चों के कैरेक्टर में नहीं डाल सकते राजयोग को। आपको पहले उनके कोर्स को समझना पड़ेगा, उनके टेम्परामेंट को समझना पड़ेगा, उनको काउंसलिंग बेस से राजयोग को उनके अंदर डालना पड़ेगा। लोग सोचते हैं क्लासेस करा दें हम अपने स्कूल के अंदर, क्लासेस से नहीं बच्चों के अंदर वो चीज आने वाली है। ये गलत फहमी है लोग, मैं ये रिसर्च से बता रहा हूं आपको। पहले हर बच्चे के साथ एक काउंसलिंग करना पड़ेगा, और वो काउंसलिंग कॉमन प्लेटफॉर्म पे पेपरों के माध्यम से की जाएगी, वर्कशॉप्स करने पड़ेंगे उनके साथ में। तब ये समझा जाएगा कि बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वे खुद से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, अभी वो अपने सब्जेक्ट को, अपनी एजुकेशन को, अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को किस नजरिए से देखते हैं। जब ये अंडरस्टैंडिंग आएगी तब आपको ये पता चलेगा उसकी भूख कितनी है और किस चीज की है, और आपको क्या उसमें डालना पड़ेगा।
तो ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये आसान चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत गहराई से बहुत दिन से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, कई स्कूलों में रखने की कोशिश करी है, लेकिन अभी स्कूल हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको, सभी साथी यहाँ बैठे हैं, सबके बच्चे भी होंगे, जब ये बात आई है तो मैं ये बात और सबको बताना चाहूंगा। आप मुझे खुद सोच करके बताइए, हमने आपसे 2 चीजों पे बात करी है, यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, क्यों जरूरत है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय की जो एजुकेशन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी भाई बहन ध्यान से सुनना, यदि आप सब इसके कोर पैटर्न को अपनी लाइफस्टाइल बना लो, मैं 1000% गारंटी लिख के दे सकता हूं, यदि आपने इन प्रिंसिपल्स को जीवन में अपना लिया, जो भी कह रहे हैं ना, तन मन धन की प्रॉब्लम, जो भी आपको समस्याएं नजर आती हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, गारंटीड 0 हो जाएंगे, गारंटीड। लेकिन डिपेंड किस पे करेंगे, आपकी प्रैक्टिस कितनी होगी। केवल यहाँ के घंटी बजाने से नहीं होगा, या कहीं पे कोई जाके बैठ जाए उससे नहीं होगा। कैसे होगा वो पैटर्न समझना। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। यहाँ कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे कोई स्टूडेंट है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं डिजिटली। जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हो। ओके, प्रिया है एक, और कोई है, सिद्धि है। ओके, गुड। चलो मैं सिद्धि से बात करता हूँ पहले, सुहानी से और सिद्धि इन सबसे बात करते हैं। सिद्धि, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। अभी आप अपने क्लास के टॉपर हो, या सेकंड टॉपर हो, या थर्ड टॉपर हो, या क्या पोजीशन होल्ड कर रहे हो आप अपनी क्लास के अंदर? ऐसे रैंकिंग तो नहीं है, बट मेरी परसेंटेज 90+ है। 90+, मतलब आप एक अच्छे बच्चों की कैटेगरी में मैं मानूंगा आपको, है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा है 90 से ऊपर जा रहे हो, मतलब आप अबव द एवरेज हो। अब मेरा सवाल ये है कि एक 90 से ऊपर वाले बच्चे में और 90 से नीचे या 80 से नीचे वाले बच्चे में क्या किताबों का अंतर होता है? बुक्स का अंतर होता है क्या? क्या टीचर का अंतर होता है? क्लासरूम का अंतर होता है? ड्रेसेस का अंतर होता है? क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? वो क्या चीज होती है, वो क्या चीज होती है जो एक बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक बच्चे को ऑर्डिनरी या बिलो द एवरेज बनाती है? वो क्या चीज होती है? वो जो एवरेज होते हैं वो शायद इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते एजुकेशन की। क्यों नहीं समझ और पाते? सीरियस क्यों नहीं समझ पाते? अभी तक शायद उनका कोई एम नहीं हो, या फिर ऐसा नहीं है। वो क्लास में आ रहे हैं तो एम तो उनका भी है ना, टाइम खराब करने तो आ नहीं रहे, फीस खराब करने तो दे नहीं रहे, कोई कह रहा है इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट की बात तो भूल जाओ। सबसे बड़ी बात क्या है, जब कोई बच्चा किसी क्लास के अंदर आया, कोई टॉपर बना और कोई टॉपर नहीं बना, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे दोनों में वैल्यूज का डिफरेंस है। एक के वर्क एथिक्स, फोकस, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सब कुछ ज्यादा होगा, और एक का फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन कम होगा। हाँ या ना? और इसमें एम डेफिनेटली रोल प्ले करता है। किसका एम कितना क्लियर है, कौन क्या लक्ष्य लेके चल रहा है। अब आप मुझे बताओ, अंतर हो रहा है वैल्यूज की वजह से, ठीक है, लेकिन क्या इन वैल्यूज के डेवलपमेंट पर कोई भी सेशंस आपके स्कूल में होते हैं कि ये कैसे बढ़ाई जा सकती है? नहीं, कोई सेशंस नहीं होते। दिव्यांशी, क्या आपके स्कूल में होते हैं ऐसे कोई सेशंस कि इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रिया, आपके स्कूल में, कॉलेज में होते हैं क्या? नहीं होते। पूजा, सौंधी, इस पे कौन है? होते हैं आपके यहाँ पे? पूजा, सौंधी जो नंबर लिखा हुआ है, आपके यहाँ होते हैं? कोई भी ऐसे होते हैं कि कैसे आप अपना डेडिकेशन बढ़ाएं, कैसे आप अपना डिसिप्लिन बढ़ाएं? नहीं होते। ठीक है, अब मेरे को सवाल बताइए कि जो आपके मार्क्स में डिफरेंस करने का आधार है वो ये वैल्यूज हैं। अच्छा मुझे बताइए, दुनिया में क्या आज तक कोई भी साइंस इन्वेंट हुई है, कोई मेडिसिन इन्वेंट हुई है कि इसको घुट्टी पिला दो, इसका डिसिप्लिन अच्छा हो जाएगा, इसको फलानी टैबलेट दे दो, ये डिटरमाइंड हो जाएगा, ये ऑनेस्ट हो जाएगा, इसमें ये सॉफ्टवेयर अप्लाई कर दो, ये सॉफ्टवेयर इसमें फिट कर दो तो ये ठीक हो जाएगा? कुछ बना आज तक ऐसा? नहीं।
और आप देखना, यदि आप में डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, फोकस है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्किंग है, तो आप दुनिया में सारी रिसर्च कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन कोई साइंटिस्ट आज तक ऐसी कोई चीज नहीं बना पाया कि ये चीज बढ़ जाए। लेकिन अगर ये चीज किसी के पास है तो दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। एम आई करेक्ट और नॉट? अब सोच कर देखो, यदि हम इन वैल्यूज को बढ़ा सके गारंटी के साथ में, मैं चैलेंज लेता हूं मैं तो एक, पता है आप सबको, मेरा एक लक्ष्य भी चल रहा है, उस पर काम, ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक चीज शुरू करने वाला हूं, संस्कार निर्माण पाठशाला, बिल्कुल एक पाठशाला की तरह। पर वो फीस बेस्ड होगा, उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे लोगों को, वो फ्री में नहीं करूंगा मैं कम से कम, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं देख रहा हूँ फ्री के काम सत्संग हो जाते हैं, कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन लोग उसे सत्संग की तरह ही अटेंड करते हैं और अपनी टर्म कंडीशन पर अटेंड करते हैं। लेकिन मैंने पक्का प्रण कर लिया है कि वो तो मैं पेड ही करूंगा, चाहे कोई करे या ना करे। तो समझने की बात है, एक हम वो शुरू करेंगे, और उसमें क्या होगा, वो पूरी प्लान्ड होगी, उसमें वर्कशॉप्स भी होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बेस पर हम उसको लेकर के चलेंगे। हम तो कॉलेजेस को भी टारगेट कर रहे हैं, स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, और हमें पता है कोई ना कोई तो मिलेगा, और हमें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जिस दिन हमें वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उस दिन हम प्रमाणित कर देंगे कि ये कितनी कारगर चीज है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगी पूरे एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली राजयोग यही करता है, ये आपकी माइंड पावर को इंक्रीज कर देता है, आपके परसेप्शंस को इंप्रूव कर देता है, सिचुएशंस को देखने के आपके परसेप्शंस को चेंज कर देता है, और साथ साथ आपकी वैल्यूज को इंप्रूव कर देता है। अब जिसकी ये वैल्यूज इंप्रूव कर गई, जैसे मैंने कल भी शायद आपको बताया था, कॉन्सेंट्रेशन इज अ मिथ, कल सुना था ना सबने, कॉन्सेंट्रेशन इज अ मिथ, है ना? अब से पहले हम तो कॉन्सेंट्रेशन पे ही काम कर रहे थे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसी का भी कम होता है? नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होता है? कम क्या होता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट राइट हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज, लिख लो इस स्टेटमेंट को, कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज फॉलो द इंटरेस्ट। आपकी एकाग्रता आपकी रुचियों को फॉलो करती है, जहां आपकी रुचि होती है वहां आपकी एकाग्रता होती है। एकाग्रता कभी कम ज्यादा नहीं होती, एकाग्रता सदा ही आपकी 100% होती है। बस फर्क क्या होता है, वो सदा वहां जाती है जहां आपकी रुचि होती है, जहां आपके इंटरेस्ट होते हैं। आप कभी भी देखना अपने इंटरेस्टिंग कामों में कभी आपका ध्यान भटकेगा ही नहीं। आप 4 घंटे कर लो, 5 घंटे कर लो, कभी ध्यान भटक ही नहीं सकता आपका वहां से, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का काम है। आपका ध्यान सिर्फ उन जगहों पर भटकता है जहां आपका इंटरेस्ट नहीं होता, चाहे फिर वो परमात्मा की याद क्यों ना हो, चाहे फिर वो कितना ही इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई क्यों ना हो। एम आई करेक्ट और नॉट? और आपको मैं बताऊं, जैसा भी बहन कह रहे थे, सुनीता बहन कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात वो कह रहे थे कि भैया वीडियोस की फॉर्म में किया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। वो इसीलिए ही है ताकि वो आपका अट्रैक्ट करके कैच कर सके आपके अटेंशन को और आपके इंटरेस्ट को, और वहां पे आपको इंटरेस्टिंग। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखना एक बात, आपको मैं बहुत गहरी बात बताता हूँ, ये सब आप लिख लो अपने पास, लिख के देखो आप, इंटरेस्ट लिखो, स्पेलिंग लिखो इसका पूरा, INTEREST, इंटरेस्ट लिखो आप अपने पास, और इसको आज पक्का कर लेना आप। यदि आप किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हैं, इट मीन्स आपका इंटरनल अर्थात आपका अंतःकरण अरेस्टेड हो चुका है, गिरफ्त में आ चुका है उस पर्टिकुलर चीज के। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल थी आपकी कहानी की सीता। वो इंटरेस्ट हुआ उसका, अट्रैक्ट हुई वो हिरन की तरफ, और बाद में किसकी गिरफ्त में चली गई? रावण की गिरफ्त में चली गई। एक इंटरेस्ट ने पूरी जिंदगी रोने के लिए मजबूर कर दिया, एक इंटरेस्ट ने। आप खुद देख लो, इंटरेस्ट का मतलब है व्हेन यू इंटरेस्ट इन समथिंग, योर माइंड कैप्चर्ड बाय दैट थिंग, योर माइंड कैप्चर्ड बाय दैट थिंग। आप और कुछ सोचोगे ही नहीं, अब यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, वो अंदर में बीमारी हो जाएगी। So if you are interested in anything, then you are internal arrested by that thing. ठीक है, तो आज के बाद सबसे पहले ये चेक करना कि मैं किसकी गिरफ्त में हूं, अच्छी चीजों में इंटरेस्टेड हूं या खराब चीजों में। अच्छी चीजों में अगर गिरफ्त में हूं तो वो गिरफ्तारी अच्छी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बुरी चीजों में गड़बड़ है तो गड़बड़।
अब एक और दूसरा वर्ड बताता हूं मैं यहाँ पर, ये क्योंकि अभी 2-3 बातें आई हैं बड़ी अच्छी अच्छी, तो मुझे लगा कि अभी याद आ गई है, तो बताता हूँ। एक और चीज है कि चाहे आप रिश्तों की गिरफ्त में हो, चाहे आप चीजों की गिरफ्त में हो, उनका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए। एक शब्द होता है रेलेवेंट रिलेशनशिप, लिख लें आप ये वर्ड भी। ये ऐसे से वर्ड्स हैं जो को अगर पता चल जाए तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को बेहतर करने में आपको हेल्प करते हैं। रेलेवेंट रिलेशनशिप, रेलेवेंट को बेसिकली हम कहते हैं मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जिसका कोई मीनिंग होता हो, यथार्थता जिसके अंदर हो, कुछ जो कुछ महत्व ऐड करती हो आपकी जिंदगी के अंदर, उन्हें कहते हैं रेलेवेंट रिलेशनशिप। ठीक है, अब नहीं RELEVANT, RALAWANT नहीं, RELEVANT, रेलेवेंट रिलेशनशिप, एक सच्चा रिश्ता, एक मीनिंगफुल रिश्ता। अच्छा, कायदे में उसे मीनिंगफुल रिश्ता हम क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरे स्टेटमेंट को। ये मैंने अपना सब कुछ मैंने यहाँ ज्ञान योग से सीखा और ये बड़ी कमाल की बात है। रेलेवेंट रिलेशन वो चीज होती है जो आपकी जिंदगी में मीनिंग ऐड करे, मतलब आपकी जिंदगी को मायने दे। एक ऐसा रिश्ता जो आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बना दे, आपकी दुनिया को मायने दे दे। अब आप चेक कर लो आपका कौन सा रिश्ता धरती पे ऐसा है जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना हर रिश्ता अपने मीनिंग ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो आपकी लाइफ में कितने मीनिंग ऐड करेगा इसका कोई, लिख लो, गॉड इज ओनली पर्सनैलिटी बेसिकली जो हमारी लाइफ में सदा मीनिंग ऐड करता है। आप फॉलो करके देख लो गॉड के किसी भी प्रिंसिपल को, आप गॉड की किसी बात को फॉलो करके देख लो, वो बात आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। So the only relevant relationship is relationship with God. इसीलिए कहते हैं तुम ही मेरे सब कुछ हो। भगवान के प्रति क्या भाव होता है, तुम ही मेरे सब कुछ हो। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? मेरी बात आप सब तक पहुंच रही है, कैच कर रहे हैं? तो अब लेकिन सवाल ये है कि जो ये रेलेवेंट रिलेशनशिप है ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो, ये उनके साथ स्ट्रांग हो कैसे बने। ऐसे ही किसी चीज के साथ में, सपोज करो आपका मन आ रहा है कि मेरे पास ना ये चीज होनी चाहिए, चलो ठीक है हो जानी चाहिए, पर ये चेक करो उस चीज की वजह से आपकी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड हुई, तब तो वो रेलेवेंट है। लेकिन अगर वो केवल एंटरटेनिंग है, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, एक बात और याद रखना, यदि आप किसी भी ऐसी चीज में इंटरेस्टेड और डिपेंडेंट हुए कि जिसने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं की, तो इनडायरेक्टली उसने एक डिसवैल्यू आप में ऐड कर दी। इसीलिए कहा जाता है, एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, फैशन इज टेम्परेरी, कैरेक्टर इज परमानेंट। फैशन इज टेम्परेरी, आप देखना कभी फैशन तो बदलते रहेंगे, लेकिन चरित्र अमर हो जाता है, कैरेक्टर परमानेंट हो जाता है। एम आई करेक्ट और नॉट? अगर किसी के मन में कोई सवाल हो ना, बोल सकते हो आप उसी को लेकर के, सही बात ना लगे मेरी कोई भी, आप सत्यवचन महाराज करने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आप सबके अंदर अच्छा कौन सी लाइन बोलूं मैं दोबारा, यही फैशन इज टेम्परेरी, कैरेक्टर इज परमानेंट। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा एक तरफ लेके जाता हूं। अब आप थोड़ी देर के लिए सबके सब बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब जो सेशन चलने वाला है वो सेशन बहुत डीप होने वाला है और उसमें आप सबको रियलाइज होने की जरूरत है। एक ऐसे मोड में जरूरत है, बहुत अलर्ट, बहुत एक्टिव। प्लीज जरा भी डाइवर्ट मत रहिएगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिनके कैमरे ऑन नहीं है अपने कैमरे ऑन करके बिल्कुल मेरे सामने करके बैठ जाइए, एकदम सामने देखते हुए, और कहीं भी चलते फिरते नहीं अटेंड करिए, बैठ के अटेंड करिए। मैं कहीं कहीं किन्हीं कैमरों में देख रहा हूँ कुछ भाई बहन चलते फिरते अटेंड कर रहे हैं, चलते फिरते अटेंड मत कीजिए, वॉकिंग से रुकिए, कहीं भी आप बैठ जाइए और बैठ करके अटेंड कीजिए।
चलिए, मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे बताने वाला हूँ कि आपके जीवन की कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं, पता है भगवान के पहले ही चैप्टर से, इस राजयोग के पहले चैप्टर में ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। और मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, जितने बीके भी आज तक समस्याओं में हैं, उन बेचारों को पहला चैप्टर भी समझ में नहीं आया है, भले ही वो कितनों को ये चैप्टर समझा चुके होंगे। चैप्टर सुनाना और चैप्टर समझ करके समझाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है, याद रखिएगा मेरी बात। आपको ये बात समझनी होगी कि आपने अभी तक चैप्टर को सुना है या इस चैप्टर को समझा है, ये आपको पता चल जाएगा अभी, है ना। मैं आप सबको रियलाइजेशन तक लेके जाऊंगा। तो इसलिए आप में चाहे 10 साल पहले कोर्स करे बैठे हो, चाहे 20 साल से ज्ञान में चलने वाले कोर्स करने वाले बैठे हो, प्लीज अपनी उस ईगो को साइड में उठा के रख दीजिए। जो कुछ आप जानते हो वो आप जानते हो, उसको उठा के थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए एक छोटा बच्चा बन जाइए, एक सीखने वाला बच्चा जो एक नई चीज सीखने जा रहा है। चलिए, आप अपनी लाइफ की एक शब्द को लिख लीजिए कि क्योंकि हम जब भी कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, मैं पहले दिन से इस बात को कहता चला आ रहा हूं, हर एक एजुकेशन का जो लक्ष्य होता है, एम ऑफ एजुकेशन, कोई भी जो आप एजुकेशन लेते हो, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि उस एजुकेशन का एम, पर्पस, उद्देश्य क्या है। जब तक ये आपको पता नहीं होता है, तब तक आप समझ नहीं पाते हो उसकी पूरी डेप्थ को। बेसिकली हर एजुकेशन का जो मैंने बेसिक मतलब सीखा अपनी जिंदगी में, टू मेक आवर लाइफ बैलेंस, organized, meaningful and easy। हर शिक्षा यही काम करती है, कोई भी शिक्षा क्यों ना हो, हर शिक्षा का उद्देश्य था हमारी जिंदगी को संतुलित बनाना। संतुलन में सब कुछ आ जाता है, चाहे फिर वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो। बैलेंस का मतलब ही होता है सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड करना, अर्थात मिसमैनेजमेंट ना हो, क्योंकि अवस्था से व्यवस्था कनेक्शन है। मीनिंगफुल माना हमारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी में कुछ मीनिंग ऐड करने के लायक बने, हम एसेट बने सोसाइटी के लिए, ना कि लाइबिलिटी। मीनिंगफुल को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मीनिंगफुल का एक ही मतलब मैं हमेशा लेके चलता हूं, यू विल बी अ एसेट टू द सोसाइटी। आप इस सोसाइटी के लिए एक संपत्ति बने, ना कि लाइबिलिटी, नॉट अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी नहीं बनना मुझे ये चीज समझना है। मुझे क्या बनना है? मुझे बनना है एसेट। अब सवाल ये है, तो ये एजुकेशन मेरे लिए कब ये काम कर पाएगी, जिस एजुकेशन को मैं अब सीखने जा रही हूं, कि मेरी लाइफ में वो ये सब चीज कर पाए। बाकी सब चीजों के द्वारा मैं आपको पहले दिन से बताता चला आ रहा हूं। कैसे मैंने आपको बताया है, याद कीजिए आप। चाहे डॉक्टर की एजुकेशन है, चाहे एक टीचर हैं आप, चाहे आप एक इंजीनियर हैं, कोई भी चीज, चाहे आप एक लॉयर हैं, है ना, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, आप एक आर्किटेक्ट हैं, कुछ भी चीजों में जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें इन सारे कामों को कर रही हैं। आपकी लाइफ को या तो वो इजी बना रही हैं, या तो वो आपकी लाइफ को बैलेंस बना रही हैं, कंफर्टेबल बना रही हैं, मीनिंगफुल बना रही हैं। याद कर लीजिए, कुछ ना कुछ चीज चल रही है आपकी लाइफ में, ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इस राजयोग का महत्व क्या है? मैं इस राजयोग एजुकेशन को क्यों सीरियसली करूं? क्योंकि इस राजयोग एजुकेशन के द्वारा पता है मुझे क्या क्या मिलने वाला है। इसके द्वारा मुझे मिलेंगी 7 वैल्यूज और 8 पावर्स। मेरी ये चीजें सदा सदा के लिए मेरी लाइफ में इम्बाइब हो सकती है। इसलिए राजयोग एजुकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? मैं अभी जिन 7 वैल्यूज और 8 पावर्स को लिखूंगा आपके सामने,
उन 7 वैल्यूज 8 पावर की वजह से आपके ये जितने भी प्रोफेशनल जरूरतें हैं ये शानदार तरीके से पूरी होती हैं, एक्सीलेंट तरीके से पूरी होती हैं। और अगर इनकी कमी पड़ जाए तो ना आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहती है, लिख लेना इस बात को, ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहती है, ना आपकी सोशल लाइफ अच्छी होती है, ना आपकी इकोनॉमिकल लाइफ अच्छी होती है, आपकी कोई सी लाइफ भी अच्छी नहीं होती व्हाइल यू लैक दीज वैल्यूज। कौन सी हैं ये वैल्यूज? सीक्वेंस में लिख लेना आप इनको। पहले मैं वैल्यूज बता रहा हूं, फिर मैं पावर बता रहा हूं। हालांकि ये कोर्स के दौरान भी बाद में आएंगी, लेकिन मैं आपको इनको लिख करके ज्यादा बताना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा विश्वास रखता हूं हाथ से ज्यादा करने में। मैं दिखाऊंगा, विजुअल भी दिखाऊंगा आपको, मेरे पास सब स्लाइड्स बने हुए भी हैं, लेकिन मुझे स्लाइड से भी ज्यादा पसंद आती है किसी बात को एक कनेक्टिविटी के साथ में समझना। सो काइंडली राइट इट डाउन, अपने डायरी पेन को साथ रखो, लिखो। वैल्यूज, पहली वैल्यू जो होती है उस वैल्यू का नाम होता है नॉलेज, और ये इसी सीक्वेंस में होती हैं। इनको इसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपकी लाइफ का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है। अगर आपने इनको इसी फॉर्मेशन में अपनी लाइफ में डाल दिया तो आपकी लाइफ पूरी पूरी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। पहली वैल्यू है नॉलेज, क्योंकि समझ के बिना कुछ भी शुरू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। जब नॉलेज आती है तो नॉलेज मुझे क्या देती है? नॉलेज से मैं अपने आप को साइलेंट कर पाता हूं, बेसिकली उससे क्रिएट होती है प्योरिटी एंड इनोसेंस। प्योरिटी का मतलब ही होता है, याद रखना आप, इनोसेंस। इसीलिए बच्चों को महात्मा कहा जाता है, क्योंकि बच्चे में प्योरिटी इसीलिए होती है कि उसे विकारों का ज्ञान भी नहीं होता है, यानी कि बुराइयों का अज्ञान होना अंदर में, उसे हम कहते हैं प्योरिटी। ठीक। तीसरी चीज जो होती है, जब आपको नॉलेज मिल जाती है और आप में प्योरिटी आती है तो आपका माइंड बड़ा ही पीसफुल हो जाता है, पीस इन माइंड आ जाती है, मन शांत हो जाता है, क्योंकि मन में गंदगियों के कारण से दुख होते हैं और मन में अज्ञानता के कारण से अशांति होती है। जब आपके पास हर एक विघ्न के लिए, यानी कि हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए एक नया परसेप्शन होता है, तो उसे कहते हैं ज्ञान। अर्थात समझ से किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन को मिटाया जा सकता है। और याद रखना, अशांति कंफ्यूजनों से पैदा होती है। अनिर्णय की स्थिति से आपकी जिंदगी में अशांति पैदा होती है। जब आपको समझ नहीं आ रहा होता ये करूं या ना करूं, अनिर्णय की स्थिति, इनडिसीजननेस की जो कंडीशन होती है, कोई चीज आप सही से परख नहीं पाते हो, सही से धोखा खा जाते हो, उन चीजों से आपके मन में अशांति पैदा होती है। याद रखिएगा इस बात को। और जब आपके पास ये तीनों चीजें होती हैं तो आप बन जाते हैं लवफुल। आप प्रेम का स्वरूप बन जाते हैं, आप में प्यार होता है, क्योंकि आपका मन शांत होता है, आपका दिल पवित्र होता है, आपकी बुद्धि ज्ञान से भरपूर होती है, आपका ब्रेन में ज्ञान होता है, समझ होती है। आप जबरदस्ती कहीं पर रिएक्ट नहीं करते हो, हर बात को सही से समझने के बाद रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हो। दैट्स व्हाई आपका जो हृदय है वो प्रेम और क्षमा से भरपूर रहता है। आप दूसरों के परसेप्शन को भी उतनी वैल्यू देते हो जितनी आप अपने परसेप्शन को वैल्यू देते हो। समझिएगा इस बात को, ये वो वैल्यू है। जब आप लवफुल बन जाते हो तो लवफुल बनने के बाद आप क्या बन जाते हो? हैप्पीनेस आ जाती है, सुख आ जाता है आपके जीवन में। खुशी और सुख ये दोनों आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि जिसके दिल में प्यार है, मन में शांति है, जीवन में पवित्रता है और बुद्धि ज्ञान से भरपूर है, ऐसा इंसान सदा सुखी भी रहता है और खुश भी रहता है। क्यों? क्योंकि अब वो कहीं भी इनडिसीजननेस की कंडीशंस में नहीं फंसता है। और जब ये पांचों गुण जिसकी जिंदगी में होते हैं वो व्यक्ति बड़ा ही शक्तिशाली, स्टेबल फील होता है, पावर। छठा गुण होता है शक्ति, और जिसके जीवन में 6 के 6 गुण होते हैं वो व्यक्ति कहलाता है ब्लिसफुल, अर्थात आनंद। एक खास बात मैं सभी भाई बहनों को यहाँ पे बोलूंगा, मैं क्यों इनको इसी सीक्वेंस में हमेशा बताता हूं। जो पहले 6 गुण हैं, याद रखिएगा, इन 6 गुणों के विलोम शब्द भी होते हैं, अर्थात अपोजिट वर्ड भी होते हैं। जैसे अगर मैं नॉलेज की बात करूंगा, है ना, ज्ञान है, तो ज्ञान का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास में? अज्ञान हो जाएगा। नॉलेज का मेरे पास में क्या आ गया? नॉलेज को हम ज्ञान कहेंगे तो हमारे पास में अज्ञान हो गया। प्योरिटी को हमारे पास में क्या है? पवित्रता। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में? इम्प्योरिटी है, पवित्रता आ जाएगी मेरे पास। पीस है मेरे पास, शांति। शांति का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास में? अशांति हो जाएगा।
उसके अलावा मेरे पास में लवफुलनेस है, यानी कि प्यार की शक्ति है मेरे पास, तो प्यार का क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। हैप्पीनेस सुख है, सुख का उल्टा दुख हो जाएगा मेरे पास में, हेट्रेड और ये सब चीजें जाएंगी। पावर है, उसका कमजोरी हो जाएगा। लेकिन ब्लिस का कोई भी अपोजिट वर्ड नहीं होता, नो अपोजिट वर्ड, इसका कोई अपोजिट होता ही नहीं है। आनंद माना आनंद, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। सो ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये सारी वैल्यूज का एक सीक्वेंस है और इन सबको कैसे जगाया जाता है राजयोग में, हम इस प्रक्रिया को करने वाले हैं। अब आप अपने आप सवाल पूछ लीजिएगा, ये सारों सारे वैल्यू सबके अंदर आ जाएं आपके अंदर, आपकी जिंदगी कैसी होगी? पहला। दूसरी बात, इसके आगे अब हम बात करेंगे 8 पावर्स। शायद किसी का म्यूट नहीं है, अपना म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि आवाज आ रही है मेरा। तो 8 पावर्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो 8 पावर्स कौन सी होती हैं, इनको हमें समझना है। तो पहली होती है टॉलरेंस पावर, अर्थात सहन करने की शक्ति, टॉलरेंस पावर। और याद रखना, सहन वही कर सकता है जिसका हृदय प्यार से भरा हो, क्योंकि मोहब्बत में सहन करना आसान होता है, प्यार में सहन करना आसान होता है। सो टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति, हिंदी में आप लिखते रहे, मैं बोलता रहूंगा, है ना। दूसरी होती है आपके पास में एडजस्टमेंट पावर, जो सहन कर पाता है वो एडजस्ट भी कर पाता है। पावर ऑफ एडजस्टमेंट की पावर आपके पास होती है। समाने की शक्ति, जब अभी आपके आगे जब इनको देखेंगे आप, तो हम इनको पूरे साइंस के साथ में आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। लेकिन आज आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कोर्स को करने के लिए जा रहे हो उससे मिलने वाला क्या है आपको। उससे ये 7 गुण आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे और ये 8 शक्तियां जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। अब आपको सोचना है, क्या ये 7 गुण 8 शक्तियां आपको जीवन में चाहिए या नहीं चाहिए। तीसरी पावर डिसर्निंग पावर। डिसर्निंग पावर मतलब परखने की शक्ति। क्या कहते हैं इसको? परखने की शक्ति, जौहरी के समान। अगर आप सही समय पे लोगों को परख पाते हैं, सिचुएशंस को परख पाते हैं, कंडीशंस को परख पाते हैं, परिस्थितियों को जान पाते हैं, परख पाते हैं, तो धोखों से बच जाते हैं, समय बच जाता है जिंदगी का। इसके बाद होता है डिसीजन। डिसीजन पावर, पावर टू डिसाइड, यानी कि निर्णय करने की शक्ति। तराजू, बिल्कुल बैलेंस, सही समय पे सही निर्णय लेना, लाइफ को बहुत कुछ चीजों से बचा देता है आपके पास। फिर होती है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति कहते हैं इसको। क्या चीज सामना करने की शक्ति? किसी लड़ना झगड़ने की बात नहीं चल रही है यहाँ पे सामना करने की। पावर टू फेस का मतलब होता है जब बुरे से बुरी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उनका हम डटकर सामना करें, खड़े रहें, दृढ़ता का परिचय दें, अनुशासन का परिचय दें और उन परिस्थितियों को पार करके दिखाएं। हिम्मत रखना कहते हैं बेसिकली। पावर टू फेस के लिए जो सबसे ज्यादा आपको चाहिए अंदर में, वो करेज चाहिए आपको, करेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जब तक किसी इंसान में ये 2 चीजें नहीं होती, याद रखना, वो कभी भी पार नहीं कर पाएगा, है ना, फेस नहीं कर पाएगा चीजें। छठी पावर क्या चीज होती है? पावर टू कोऑपरेट, अर्थात सहयोग करने की शक्ति, मदद करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। 7वीं पावर जो आपके अंदर आएगी, मैं इसको जनरली, है ना, क्या बोलते चलता हूं, इंट्रोवर्टेडनेस, अंतर्मुखता की पावर। वैसे तो इसको विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति पावर टू विड्रॉ भी कहते हैं। इंट्रोवर्ट वही रह सकता है, जब आप चित्र में देखोगे तो वहां पर लिखा रहेगा पावर टू विड्रॉ, लेकिन मैं इस विड्रॉ को हमेशा अंतर्मुखता में लेकर के जाता हूं। जो अंतर्मुखी होना जानता है वो आगे बढ़ना जानता है। पावर टू विड्रॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट शक्ति, पावर टू पैकअप। पावर टू पैकअप अर्थात पूर्ण तैयारी, माना मैं सब कुछ समेटूं, फैलाव ना करूं चीजों का। ये राजयोग आपसे कराता है। अब आप ये चेक करके देख लो, अगर ये 8 शक्तियां और 7 गुण आ जाएं, तो क्या दुनिया में कोई भी सफलता, असफलता, मतलब कोई भी सफलता ऐसी होगी जो आपको नहीं मिलेगी? जरा हाथ हिला के बताओ।
कोई सफलता ऐसी होगी जो आपको ना मिले, जीवन की कोई परिस्थिति ऐसी होगी जिसका सामना आप ना कर पाए। क्या यही नहीं ढूंढते रहते हम सब जगह जाकर के? हाँ या ना? कुछ तो बोलो, सब हाथ हिला के। यही ढूंढते हैं, कुछ और ढूंढते हैं? इन्हीं चीजों को ढूंढ रहे हैं ना सारी दुनिया में जाके। प्यार, शांति, खुशी, सुख, आनंद, ये सब कुछ हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनकी तैयारी क्या है ये हमको नहीं पता। इन्हीं की तैयारी का नाम है राजयोग। और ये मिलते कैसे हैं? अब मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। द रूट कॉज ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स, लिखो आप, ये भी एक गहरी चीज है। सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या होता है? तो चलिए अब मैं पहले आगे बढ़ता हूं ताकि आप ये समझ पाएं। आज इसके ऊपर मैंने काफी चिंतन करके फिर ये चीज निकाली है एक स्पेशली, और हम सब जानते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मैं पहले, इससे पहले, या तो चाहे इसे मैं बाद में बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रावण को क्या उसके हाथ पैर काट के मारा जा सकता था? कितने ही उसके हाथ काटते रहते, कितने उसके पैर काटते रहते, क्या रावण मर सकता था? हाँ जी, हाँ या ना? है ना? नहीं मर सकता था ना? नहीं मर सकता था। कहां से मरता? कहां से मरता? रावण को कहां से मरता हुआ दिखाया है? जब उसकी नाभि में तीर चलाया गया, क्योंकि अमृत कहां रखा हुआ था उसका? नाभि के अंदर, ये दिखाया गया है ना? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आप कभी अपना गुस्सा खत्म करो एक दिन, अगले दिन जो है अपना मोह खत्म करने की कोशिश करो, फिर जो आप अपना लोभ खत्म करने की कोशिश करो, फिर एक दिन आप अपना आलस्य खत्म करने की कोशिश करो। इज इट पॉसिबल कि ये ऐसे करे खत्म हो सकते हैं कभी? अच्छा, कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं आप क्रोध खत्म करने की? अच्छा, कोई है यहाँ पे जिनका क्रोध खत्म हो गया? जरा हाथ उठा के दिखाओ, जिनका क्रोध खत्म हो गया हो। कोई एक जना भी हाथ उठाओ। है कोई आप में जो कितने सालों से योग भी कर रहे हो, राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हो? अगर कोई आप में ऐसा है कि जिसका क्रोध बिल्कुल खत्म हो गया, हाथ उठाओ। कि जो बिल्कुल पवित्र बन गया, हाथ उठाओ, जिससे लगता है कि वो बिल्कुल संपूर्ण पवित्र आत्मा बन गया, शांत हो गया है, सुखी हो गया है। नहीं, क्या फायदा हो रहा है भाई फिर? अगर हम वो हो ही नहीं रहे तो पढ़ाई तो रिजल्ट नहीं दे रही है। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हाँ, वो वाली ये दो वाली बात होगी, हम पढ़ भी रहे हैं और नाम भी खराब कर रहे हैं, हाँ, फेल भी हो रहे हैं लगातार। हाँ, क्यों श्याम भाई? ऐसे ही चल रहा है ना काम। हाँ, पढ़ भी रहे हैं और फेल भी हो रहे हैं साथ साथ, कई बार। ठीक, तो कारण क्या है इसके पीछे? हम लोग ना रावण के सिर काट के सोचते हैं रावण मर जाएगा, जबकि रावण को क्या वरदान है? एक कटेगा दूसरा आ जाएगा, बाजू कटेगी, एक कटेगी दूसरी आ जाएगी। इन द सेम वे हम क्या करते रहते हैं? हम क्रोध के एक रीजन को खत्म करते रहते हैं। ये वाला व्यक्ति हट जाए ना मेरी जिंदगी से तो गुस्सा आना बंद हो जाएगा, मेरा ये काम ठीक हो जाए ना फिर मुझे गुस्सा आना बंद हो जाएगा। हम चीजों को ठीक कर रहे हैं, रूट कॉज को नहीं। और इसीलिए गुस्सा कभी खत्म नहीं हो रहा है। आज मैं आपके गुस्से के उस कारण को मारने की बात करूंगा जिस कारण से गुस्सा पैदा होता है, जिस कारण से सारी चीजें हमारे अंदर पैदा होती हैं। इवन देन एवरी चैलेंज ऑफ योर लाइफ किन कारणों से है, आज हम उन कारणों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। अगले 5 मिनट में बस मैं आपके साथ लिखता हूं, बाकी भी सोल्यूशन पे हम कल से बात करेंगे। चलिए, आप अपनी लाइफ की सारे चैलेंजेस सब लोग लिखो अपनी अपनी डायरियों में, अपने पर्सनल, जिन्हें आप ये फील करते हो ये मेरी लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, ये ठीक हो जाए तो मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। ऐसे हर चैलेंज को लिख लीजिए आप सब अपनी अपनी लाइफ, ठीक है? और रीजन मैं दूंगा आपको। यहाँ पे रीजन आपको नहीं लिखेंगे, देखना आप सोचोगे प्रॉब्लम हमारी, रीजन मुझे कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि है ना, हम सबकी प्रॉब्लम कॉमन ही होती है, लगभग कारण कॉमन है उन सबके। क्या है रीजंस? देखो आप, या तो आपकी प्रॉब्लम होंगी नेम फेम की, आपके नाम से संबंधित प्रॉब्लम होंगी, या प्रॉब्लम होंगी आपकी एज से संबंधित, आपकी उम्र से संबंधित होंगी, मृत्यु खतरा ऐसी चीजें, या वो प्रॉब्लम होंगी आपके शरीर की बीमारियों से संबंधित, शरीर की बीमारी, शरीर के रंग से संबंधित प्रॉब्लम होंगी, शरीर का रंग, गोरा हूं, काला हूं,
कद काठी से संबंधित प्रॉब्लम होंगी, शरीर की कद काठी कैसी, उससे संबंधित प्रॉब्लम होगी। बता रहा हूं आपको, लिखते जाओ आप ये सारी चीजें, देखना आप। इसके अलावा आपकी अमीरी गरीबी की प्रॉब्लम होंगी, ये अमीर वो ऐसा। आपकी पढ़ाई, जो दुनियावी एजुकेशन है, पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई की बात कर रहा हूं, दुनियावी, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, डिग्रीज की प्रॉब्लम होगी, मतलब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, ये डिग्रीज की प्रॉब्लम होगी। आपकी कास्ट संबंधी प्रॉब्लम होंगी, बहुत सारी चीजें, कास्टिज्म की प्रॉब्लम होगी आपके पास, है ना, ये इससे संबंधित प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपके पास में देश प्रदेश की प्रॉब्लम होगी, हमारा प्रदेश अच्छा, तुम्हारा प्रदेश ऐसा। आपके पास कास्ट के अलावा भी जाति धर्म, कास्टिज्म तो वो हो ही यहाँ पे, वैसे तो आएगा, लेकिन धर्म की प्रॉब्लम भी होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपके पास में, होंगी, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ी होंगी, हाँ या ना। देखो आप अपनी सारी सिचुएशन देखो आप, आपकी खाने पीने से संबंधित प्रॉब्लम होंगी, आपकी दूसरों से अपेक्षाओं की प्रॉब्लम होंगी, आपकी पोजीशन संबंधी प्रॉब्लम होंगी, पोजीशन, आपकी खानदान संबंधी प्रॉब्लम होंगी, आपकी दुनियावी प्रॉपर्टी के इश्यू होंगे, इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी, और आपकी रिलेशंस की प्रॉब्लम होगी, आपकी वर्क प्रोफाइल्स की प्रॉब्लम होंगी, ये वो दायरे हैं जिन दायरों में आपकी सबकी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर किसी की इन दायरों से बाहर प्रॉब्लम है, कृपया वो हाथ उठाए, ताकि मैं भी जानूं कि एक नई प्रॉब्लम फिर मैं और लिख पाऊंगा। कोई है जो इनके अलावा भी कोई और आपको नजर आता हो? क्यों श्याम भाई, है कुछ और या सब आ गया? सब आ गया? किसी को लगता हो तो आप हाथ उठा करके बता सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम मिलजुल करके कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। सब हो गया गुरुजी, अच्छा नहीं, मैं गुरुजी नहीं हूं। चलो ठीक है, तो अच्छा दिव्यांशी कुछ बता रही है। हाँ दिव्यांशी, पर्सनालिटी और ट्रेड से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, मींस की बिहेवियर। भाई पर्सनालिटी ट्रेड्स में क्या होगा? नेम होगा, पोजीशन होगा, स्टाइल होगा, एजुकेशन होगा। पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें, यही तो पर्सनालिटी में है। ओके ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, मेरा रंग सुंदर नहीं है, ऐसा है, मैं छोटा हूँ, नाटा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, अच्छा हूँ, क्या है पर्सनालिटी के इससे एक्सटर्नल में बात चल रही है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होती। ये क्या पूछा है हर्षा बहन ने, रिलेशनशिप में कैसे चले? अरे बहन ये सब बातें तो बाद में आएंगी, अभी पहले चीजों पे चलने तो दो। ये सारे कारण क्या है? हम अपने आप को क्या क्या समझे बैठे हैं, हम अपने आप को ये सब कुछ समझे बैठे हैं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स है। और इन सारी प्रॉब्लम का एकमात्र समाधान, द ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स। आप पीयूष बताओ क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो आप अपने नाम से कनेक्टेड नहीं होते हो, मैसेज तो पीयूष नाम से करते हो, पर आपका नाम पीयूष वहां पे लिखा नहीं होता है। फिर आपका वीडियो ऑन नहीं होता है। अगर आपका वीडियो ऑन है तो वीडियो ऑन करके हैंड रेज करो, बताओ जो भी प्रॉब्लम है। वीडियो ऑन करें पीयूष, पहले
वीडियो ऑन नहीं होगा तो हम कोई क्वेश्चन नहीं लेते फिर, चाहे आपका हैंड रेज रहेगा चाहे नहीं रहेगा। चलिए, तो हमें क्या है, ये सारी चीजों पे हमें समझना है कि हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है ये इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स है, और इन सब प्रॉब्लम का एक समाधान है। एक समाधान है, वो क्या है? वो क्या है? अपनी ट्रू आइडेंटिटी। ये जितनी भी आइडेंटिटीज हमने अपनी बनाई हुई हैं, ये सारी कंपैरिजन की आइडेंटिटीज होने के कारण से इनमें प्रॉब्लम्स हैं। और जिस दिन हम इन आइडेंटिटीज को मिटाकर अपनी सच्ची आइडेंटिटी में आ जाएंगे, उसे जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते हैं, जो बहुत कुछ नहीं, ये तो हम जानते हैं, आप सिर्फ जानते हैं, बट क्या आप वो बने हैं? जानने में और बनने में अंतर है। मैं जानता क्या हूं ये मैटर नहीं करता है, मैं वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये मैटर करता है। क्या वो मेरी फीलिंग्स में है? आप सबको, जब मैं आपका नाम बोलता हूं, सपोज मैं यहाँ पे अभी किसी का भी नाम लूं, वो तुरंत बहुत चक्का हो जाएगा या चौकन्ना हो जाएगा, बात करेगा मेरे से। लेकिन उसी को मैं बोलूं यू आर अ सोल, क्या वो अब मेरी बात को उतना ही कॉन्शियसली सुनेगा? उसका ध्यान उतना नेचुरल जाएगा जितना नेचुरल उसके नाम से जा रहा है। तो क्या चीज उसके ऊपर हावी है? उसका नाम। और नाम में भी अधूरा नहीं, कोई अपने नाम के पीछे कुमार लगाएगा, कोई उद्वत लगा रहा है, जैसे कोई गुप्ता लगा रहा है, कोई शर्मा लगा रहा है, कोई शुक्ला लगा रहा है। हर किसी के नाम के पीछे कुछ लगा हुआ है, उसके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके दिमाग में ये भी बहुत कठोरता से बड़ा घुसा हुआ है, मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं चौधरी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। गहराई से बैठा हुआ है ये। और ये जो बैठा हुआ है, ये मजबूर कर रहा है उसको क्या करने के लिए? उन डिफरेंसेस में जाने के लिए, उन अंतरों में जाने के लिए। लेकिन ट्रुथ क्या है? ट्रुथ क्या है? मुझे ट्रुथ समझना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और है, हमने सुन लिया कि मैं आत्मा हूं, है ना। ब्रह्मा कुमारी में कोर्स हम करते हैं 7 दिन का, सब जान जाते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा मन बुद्धि से। अभी मैं भी वो आपको बताऊंगा वो सब कुछ मैं भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ रियलिटी क्या है। क्योंकि जो नए साथी हैं उनके लिए, है ना। लेकिन हम यह कल करेंगे यहाँ से आगे, क्योंकि आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। आप सबको चिंतन करना है आज जाके घर में। क्या चिंतन करना है? ये होमवर्क है सबके लिए। आपको जितने मैंने ये लिखवाए थे, सबने लिखे थे टाइटल्स, ये नेम, एज, रिलेशन, सब कुछ लिखा सबने? नहीं लिखा? हाँ लिखा, लिखना चाहिए। इन सबको लिख करके आज कल घर जाके अपने आप से पूछना, इज रियली आई एम अ नेम? क्या मैं ये नाम हूं? क्या मैं ये कास्ट हूं? जितनी भी चीजें आप अपने आप के बारे में लिख सकते हो, अपने आप के बारे में, आप जो डिग्री लिखते हो अपनी, ईमानदारी से पूछना, क्या सचमुच में मैं ये डिग्री हूं? कोई बोलता ना मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। रियली पूछो, इज am I really an engineer or am I a human being playing a role of engineer? एक एक सेंटेंस पे विचार करना है आपको। डायरेक्टली कुछ नहीं होने वाला है। जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, अंतरात्मा से बैठ के कल आपको पूरे दिन में अपने आप से बार बार ये पूछना है, मेरा सत्य क्या है? क्या वो जो मैं सबको बताती हूं, या वो जो बताती है? मतलब मैं शीशे में देख रही हूं खुद को, तो जो शीशे में चेहरा दिख रहा है मैं वो हूं, जो शीशे को देख रहा है या मैं वो हूं? और मैं वो जो हूं अंदर में, वो कौन है जो ये मैं कह रहा है? और मेरे से अलग होते ही इस मेरे का महत्व खत्म हो जाता है। ये रियलाइज करने की बात है, सुनने सुनाने की बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है राज्यों का कोर्स करने में, लोग राज्यों के कोर्स को सुनते हैं। इसीलिए मैंने इस कोर्स का टाइटल आपने पढ़ा होगा सबने, क्या लिखा हुआ है? राजयोगा एक्सपीरियंशियल कोर्स। अनुभव करना है।
और कल हम इसके ऊपर फिर डिटेल करेंगे। कल मैं आत्मा के अध्याय को बहुत गहराई तक लेके जाने वाला हूँ, इसके बारे में बहुत कुछ बात करेंगे, हम अनुभूतियां करेंगे, इसी को वर्कशॉप करेंगे, बहुत डेप्थ जानना है हमें, क्योंकि गड़बड़ सारी वहीं पर हो रही है। ठीक है, चलिए।